कनका और मौसी ने पिलाया झनक को जहर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक ने पिया जहर, हुई झनक की तबीयत खराब। जी हाँ दोस्तों, झनक के आज के नए एपिसोड में हमें देखने को मिला कि झनक मिमी से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और पराशर उसे कहता है कि वह मिमी को बता दे कि यह अनिरुद्ध का ही बच्चा है। लेकिन झनक नहीं मानती और कनका और पराशर के बुआ झनक के खिलाफ प्लान बनाते हैं और वह झनक को और उसके बच्चे को मार देना चाहते हैं और वह झनक को आकर काढ़ा देते हैं कि वह इस काढ़े को पी ले, इससे उसके बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। लेकिन झनक के मना करने के बावजूद वह नहीं मानते और वह झनक से ज़बरदस्ती करते हैं, जिससे झनक को शक होता है कि कहीं इस काढ़े में जहर तो नहीं है और वह उन्हें मारना नहीं तो नहीं चाहते। लेकिन उनके बार बार कहने पर झनक वह काढ़ा पी लेती है, जिससे दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब झनक और इस बच्चे से गांव को छुटकारा मिल जाएगा। और काढ़ा पीते ही झनक की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसे देख बाकी लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। लेकिन कनका और पराशर की बुआ बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अब शो के आने वाले एपिसोड में हमें देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर क्या झनक उस जहर को पी के जी पाएगी या नहीं। झनक की जान पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा खतरा मंडरा रहा था। उसे लग रहा है क्योंकि कनका को लगता है कि झनक के पेट में जो बच्चा है वह गांव के लिए मुसीबत बन सकता है। कनका को यह डर सताने लगता है कि अगर इस बच्चे का सच सबके सामने आया तो गांव का नाम खराब होगा और झनक की बेइज्जत भी खतरे में पड़ेगी। इस वजह से कनका एक खतरनाक फैसला लेती है। वह झनक को जानबूझकर जहर वाला काढ़ा पिलाने की योजना बनाती है। वह सबकी नज़रों में से छुपकर झनक की दवाई में जहर मिला देती है। झनक बेखबर होकर जब वह दवाई पीती है तो कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे तेज़ उल्टियाँ होने लगती हैं और चक्कर खाकर वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। यह सब देखकर पराशर के होश उड़ जाते हैं और पराशर समझ नहीं पाता कि अचानक झनक की तबीयत इतनी क्यों बिगड़ गई। वह बिना समय गंवाए झनक को गांव से बाहर पास वाले एक अस्पताल में लेकर चला जाता है और उसकी जान बचाने की हर संभव कोशिश करता है। उधर जब मिमी को इस बात की पता चलता है कि किसी ने झनक को जहर दे दिया है और झनक उसकी हालत बेहद गंभीर है, तो वह भी तुरंत पराशर के साथ अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल में जब मिमी झनक की हालत देखती है तो वह अंदर से टूट जाती है। वह दोनों बिना देर किए अनिरुद्ध को कॉल करके सारी सच्चाई बता देते हैं कि झनक की हालत बहुत ख़राब है और वह जहर की वजह से ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। यह सुनते ही अनिरुद्ध सब कुछ छोड़कर फौरन गाँव के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब झनक की ज़िंदगी सबसे बड़े खतरे के दौर से गुजर रही है। झनक की जान सच में खतरे में पड़ चुकी है और कुछ भी हो सकता है। तो क्या झनक हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देगी या फिर कहानी में आएगा एक नया मोड़? जी हाँ दोस्तों, कुछ बदलने वाला तो है। मिमी झनक को ढूंढने की कोशिश करती है, वहीं उसे झनक गांव में ही मिल जाती है। झनक अचानक मिमी को सामने देखकर घबरा जाती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं मिमी को उसकी प्रेगनेंसी का सच पता न चल जाए। झनक घबराई हुई होती है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत जुटाकर मिमी के सामने जाने का फैसला करती है। मिमी जब झनक को देखती है तो उसकी आंखों में खुशी झलक पड़ती है। वह झनक को गले लगा लेती है और वह बहुत प्यार से कहती है, तुम इतने दिनों से हम सबसे दूर क्यों थी? अगर तुमने किसी से शादी कर ली है तो डरने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें कोलकाता ज़रूर आना चाहिए था। हम सब बहुत परेशान थे। मिमी की बात सुनकर झनक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखें भर जाती है। तभी वहाँ कनका पहुँच जाती है और वहाँ झनक और मिमी की सारी बातें सुन लेती है। कनका को सब समझ आ जाता है कि झनक मिमी से कुछ छुपा रही है। उसके बाद कनका मिमी को अकेले में ले जाकर सच्चाई बता देती है। वह कहती है झनक किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। जो शहरी बाबू यहाँ आया था, झनक उसी के बच्चे की माँ बन चुकी है। यह सुनते ही मिमी के होश उड़ जाते हैं। मिमी सब कुछ समझ जाती है और सच में पड़ जाती है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि झनक के पेट में उसके भाई अनिरुद्ध का बच्चा है। यह सोचते ही वह तुरंत झनक से कहती है, अब तुम्हें मेरे साथ कोलकाता चलना चाहिए होगा, सबको सच बताना होगा। लेकिन झनक मिमी को हाथ पकड़कर उसे वादा करने को कहती है, प्लीज़ यह बात किसी को मत बताना कि मेरे पेट में अनिरुद्ध का बच्चा है। मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी अकेले उठाना चाहती हूँ क्योंकि अनिरुद्ध ने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया। झनक की बातों से मिमी की आंखें भर आती हैं। वह वादा करती है कि वह यह सच किसी को नहीं बताएगी। यह चाहकर भी अपने भाई को कुछ नहीं कह पाती क्योंकि उसने झनक
से एक बहन जैसा वादा किया होता है। अब देखना यह होगा कि आगे की कहानी में क्या झनक की प्रेगनेंसी का सच कभी अनिरुद्ध के सामने आ पाएगा या क्या मिमी अपने वादे को निभा पाएगी। हालात मजबूर कर देंगे। देखना। जी हाँ दोस्तों, मिमी ने खुद से पूछा क्या वह किसी मुसीबत में नहीं है। उसने किसी के से शादी कर ली या भैया बताई थी कि उनका क्यों न अचानक चला जाना कुछ तो ठीक नहीं है। यही सोचते सोचते मिमी की आंखों के सामने इस झनक का गांव का सोनापुर तैयार। झनक ने कभी बातों बातों में बताया, गांव के जिक्र किया था। एक छोटा सा शांत सा शहर, गांव का शहर चौका चौक में कोसों से दूर है। मुझे सोनापुर जाना मुझे होगा। मिमी ने अचानक फैसला किया, मुझे जनक को ढूंढना होगा। उसने पूछना होगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। यह फैसला लेना आसान नहीं था। परिवार वालों में खासकर माँ और बड़ी भाभी शायद ही इस बात के लिए राज़ी होते, लेकिन मिमी ने ठान लिया था। उसने चुपचाप अपना छोटा सा बैग पैक किया कि कुछ ज़रूरी कपड़े, थोड़े से पैसे और ढेर सारी हिम्मत। अगली सुबह जब घर के बाकी सदस्य अभी सो रहे थे, मिमी ने दबे पांव घर से निकल पड़ी। स्टेशन पहुंचकर उसने सोनापुर जाने वाली पहली बस पकड़ ली। बस की खिड़की से बाहर भागते पैरों खड़े देखते हुए मिमी का मन हजारों शंकाओं से घिरा था। क्या झनक उसे वहां मिलेगी तो क्या कहेगी? क्या वह उसे पहचानेगी भी या नहीं? और लंबा थकान था। कच्ची पक्की सड़कों पर गुजरती बस सोनापुर के छोटे से बस स्टैंड पर रुकी। दोपहर ढलने को थी। मिमी ने बस से उतरकर चारों ओर देखा। छोटा सा बाजार, कुछ दुकानें और खेतों की ओर जाते कच्चे रास्ते। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और एक अजीब सी शांति थी। कोलकाता से दुर्लभ थी। झनक का हर घर किसी को तो होगा। मिमी ने एक बूढ़े दुकानदार से पूछा। बूढ़े दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर थोड़ा मुस्कुराया और कहा, कौन झनक बिटिया? पराशर मास्टर जी, बेबी जी। हाँ, उन्होंने ही मिमी के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण दिखाई देगी। गांव के उस पार नदी किनारे रहती दुकानदार ने एक दिशा में इशारा करते हुए कहा, सीधे चली जाओ, पीपल का बड़ा पेड़ दिखेगा, वहीं से दाहिने मुड़ जाना। मिमी ने दुकानदार को धन्यवाद दिया और उसने बताया, रास्ते पर चल पड़ी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हर कदम के साथ गुस्साता उसका घबराहट दोनों बढ़ती जा रही थी। सोनापुर की गांव की गलियां संकरी और टेढ़ी मेढ़ी थी। मिट्टी ने बने घर, छप्पर की छतें और घरों के बाहर बंधे मवेशी। मिमी को वह सब कुछ बहुत नया और अजीब सा लग रहा था और उसके चेहरे को ध्यान से देखती शायद कहीं झनक दिख जाए। बच्चे धूल से खेल रहे थे, औरतें घूंघट निकाले अपने काम में व्यस्त थी और पुरुष हुक्का उड़ाते हुए चौपाल पर बैठे बतिया रहे थे। चलते चलते मिमी थक गई कि धूप भी तेज थी, उसे प्यास भी लगने लगी थी। वह एक पेड़ की छांव में थोड़ी देर सुस्ताने के लिए रुकी। तभी उसकी नज़र कुछ दूर एक कुएं पर पड़ी जहां कुछ औरतें पानी भर रही थीं। मिमी हिम्मत करके उनके पास माफ़ी खिंचाने के लिए गई, जिसे धीरे ने कहा, आप झनक को जानती हैं? पराशर मास्टर जी की बेटी। एक अधेड़ उम्र की औरत से घूंघट की ओट में मिमी को देखा। जी हाँ, जानती हूँ। कौन बिटिया, शहर से आई हो क्या? जी, मैं मिमी हूँ, झनक की दोस्त। मिमी ने कहा, अपनी पहचान पूरी तरह जाहिर न करते हुए कहा। अच्छा। औरत ने कहा, झनक को आजकल ज़्यादा किसी से मिलती नहीं जुलती नहीं है, अपने घर और की ही रहती है। क्या आप मुझे उसका घर बता सकती हैं? मिमी ने उम्मीद से पूछा। वह सामने जो नीम का पेड़ है वह न उसके पास वाला घर ही पराशर का है। औरत ने इशारा करते हुए कहा, लेकिन बिटिया एक बात कहूँ, आजकल झनक की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, परेशान सी रहती है। यह सुनकर मिमी का दिल बैठ गया। क्या हुआ है उसे? वो तो वही औजाने औरत के रहस्यमयी ढंग से कहा और आपने पानी के घड़े को सिर पर रखकर चली गई। मिमी का मन और भी भारी हो गया। वह तेजी से नीम के पेड़ की ओर बढ़ी। एक छोटा सा साधारण सा घर था। बाहर एक छोटी सी तुलसी की क्यारी थी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मिमी का हाथ कांप रहा था। जब उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से खटखटाया, इस बार थोड़ा सा जोर से, झनक क्या तुम अंदर से कोई आहट नहीं मिली? मिमी को लगा जैसे उसका दिल डूब गया। क्या वो इतनी गलत जगह आ गई है? झनक सच में यहाँ नहीं? जी हाँ दोस्तों, तभी उसे घर के पीछे की तरफ से कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आई। मिमी धीरे से घर के पीछे की ओर बढ़ी। वहाँ एक छोटा सा आंगन था और आंगन में एक कोने में झनक, हाँ वो झनक की ही थी, थोड़ी कमज़ोर, थोड़ी उदास, लेकिन वही झुकी हुई कुछ काम कर रही थी, शायद कपड़े धो रही थी। उसका ध्यान मिमी की तरफ नहीं था। मिमी ने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला, वह बस उसे देखती रह गई। इतने दिनों बाद झनक को अपनी आंखों के सामने देखकर उसे यकीन हो रहा था। झनक अपने काम में इतनी खुश खोई हुई थी कि उसे मिमी की उपस्थिति का आभास तक नहीं हुआ। वह धीरे धीरे कपड़े निचोड़ कर रस्सी पर डाल रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे हल्के गड्ढे
गड्ढे उभर आए थे और उसकी चाल में पहले वाली स्फूर्ति नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरा बोझ उसके नाजुक कंधों पर आ पड़ा हो। मिमी ने धीरे से मुस्कुराकर पूछा, झनक झनक। जैसे ही आवाज़ सुनी उसके हाथ जहाँ तक रुक गए। आवाज़ यह जानी पहचानी आवाज़। उसने धीरे से पलटकर देखा, सामने मिमी खड़ी थी। वहीं मिमी, उसकी सारी दोस्त, उसकी अनिरुद्ध भैया की बहन। एक पल के लिए झनक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या यह सच है? क्या यह कोई सपना देख रही है? उसके होंठ काँप रहे थे, आंखों में आश्चर्य और डर था, मिला जुला भाव था। मिमी, कुछ तुम? झनक के मुंह से बस इतना ही निकल पाया। मिमी दौड़कर झनक के पास पहुंची और उसे कसकर गले लगा लिया। हाँ झनक, मैं हूँ। तुम सब कैसी हो? कहाँ थी इतने दिनों से? हम सब कितने परेशान थे तुम्हारे लिए। मिमी की आवाज़ में राहत और शिकायत दोनों थी। झनक मिमी के गले लगी, निशब्द खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने दिनों का दबा हुआ दर्द, अकेलापन और डर जैसे बांध तोड़कर बाहर निकल आया हो। जी हाँ दोस्तों,